नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का पार्ट 2 बोले तो क्लास नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इसी क्लास नंबर 2 में सभी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश समाप्त हो जाएंगे, पूरे पढ़ लिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला सिद्धांत पढ़ने से, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। आदत के बारे में आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि आदत उस यंत्रवत व्यवहार को कहा जाता है जो इतनी बार किया जा चुका है कि वह मशीन के रूप में आपके अंदर जो है बस चुका है। यानी कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा बिहेवियर या ऐसा बिहेवियर का पैटर्न जो कि इतनी बार किया जा चुका है कि अब वह मशीन की तरह आपके अंदर समाहित है। यानी आप मशीन की तरह यांत्रिक रूप से जो व्यवहार प्रकट करते हो वो आदत है। और आदत कब निर्माण होती है? जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। तो बार बार जब आप लैंग्वेज पैटर्न की प्रैक्टिस करते हो तब आपके अंदर वेराइटी, विभिन्न प्रकार की, विविध रूप से सिचुएशन के अकॉर्डिंग आदत जो है विकसित होती हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक टीचर जो होता है वो बना सकता है, क्या बना सकता है? लैंग्वेज के पैटर्न की प्रैक्टिस करवा सकता है, हैबिट बनवा सकता है, ताकि विविध स्थितियों में आप अपनी आदतें अच्छी प्रकार से, अपने व्यवहार को अच्छी प्रकार से निखार पाए। हम एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि जो हैबिट है वह ऐसा हमारा बिहेवियर है, ऐसा व्यवहार है जो प्रैक्टिस की वजह से परफेक्ट हो चुका है। तो पामर जो हैं इसके बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू पामर, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। आदत निर्माण की प्रक्रिया होती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम और सीखने की जो प्रक्रिया है, भाषा को सीखने की जो प्रक्रिया है, यह अनिवार्य रूप से आदत निर्माण की प्रक्रिया है। क्यों है? अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी अक्वायर न्यू हैबिट्स, क्योंकि इस भाषा को सीखने की प्रक्रिया के अंदर हम नई नई आदतें ग्रहण करते हैं, नई आदतों का हमारे अंदर विकास होता है। तो पामर भैया के हिसाब से ये बात हो चुकी है और लैंग्वेज पैटर्न को प्रैक्टिस करना ही हमारे लिए हैबिट फॉर्मेशन है। अब बढ़ते हैं हैबिट फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगला हमारे पास बिंदु है लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्किल। भाषा को सीखना एक प्रकार का कौशल है विच नीड कांस्टेंट प्रैक्टिस, जिसमें हमें लगातार या नियमित अभ्यास करना होता है, तब जाके वह एक हैबिट बनती है। तो जब स्किल को कांस्टेंट प्रैक्टिस किया जाए, लगातार अभ्यास किया जाए किसी स्किल का, तो वो हमारे लिए हैबिट बन जाती है। हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ मैन। जो व्यक्ति होता है उसकी द्वितीय प्रकृति होती है हैबिट, आदत, विच मेक्स द स्पीच नेचुरल। और उस आदत के कारण जो व्यक्ति का भाषण है, जो बोली है, वह नेचुरल हो पाती है, प्राकृतिक हो पाती है। जिस नेचुरल फ्लो में आपको टीचर पढ़ाता है, वो नेचुरल फ्लो या स्पीच उसके पास तब आती है जब उसने नियमित अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस की है और उस प्रैक्टिस के कारण उसमें क्या हुआ है? हैबिट फॉर्मेशन हुआ है। तो नियमित अभ्यास से ही हैबिट फॉर्मेशन होता है और ये हैबिट फॉर्मेशन नेचुरल स्पीच के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैबिट्स होती हैं जिनको डेवलप किया जाना चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में या भाषा को सीखने की प्रक्रिया में। नंबर एक है इमिटेशन, बोले तो रिपीटिंग। इसमें क्या होता है कि जब हम अनुकरण करते हैं, जब हम किसी चीज का दोहरान करते हैं, तो वो स्किल, वो चीज हमारे सामने प्रकट होती है। तो लगातार अभ्यास करने से चीजें सीखी जाएगी। फिर है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब देखो, बिना सुने और बिना बोले चीजें प्रैक्टिस में नहीं आएगी, और जब सुने बिना और बोले बिना चीजें प्रैक्टिस में नहीं आएगी तो फिर हम उसे सीख नहीं पाएंगे। वो चीज हमारे बिहेवियर में जो है परमानेंट, स्थायी नहीं हो पाएगी। और अगर कोई चीज व्यवहार में स्थायी नहीं है, इसका मतलब आपकी लर्निंग, आपका अधिगम नहीं हुआ है। इसलिए व्यवहार में प्रैक्टिस करने से हैबिट फॉर्मेशन होगी, व्यवहार स्थायी होगा, व्यवहार बिहेवियर परमानेंट होगा। अगला है रीडिंग। और रीडिंग का क्या फायदा होता है? देखो, रीडिंग हम लाइब्रेरी में कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं, जर्नल्स, मैगजीन्स, स्टोरी बुक्स, इन सभी से पढ़कर हमें एक हैबिट डेवलप होगी हमारे अंदर रीडिंग की।
तो रीडिंग की हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए हमें पुस्तकालय जाना चाहिए, समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, जर्नल्स, मैगज़ीन्स बोले तो पत्रिकाएँ पढ़ना चाहिए और कहानी की किताबें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे अंदर पढ़ने की एक आदत विकसित हो, ताकि नया-नया ज्ञान हमें किताबों के माध्यम से मिल सके। फिर अगला है राइटिंग। लेखन एक ज़रूरी सूचना है, क्यों? कि जब हम अपने विचारों को लिखते हैं, तो उस समय हमें लेखन से एक हैबिट हमारे अंदर डेवलप होगी, अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। फिर है प्रोनंसिएशन। देखो प्रोनंसिएशन क्यों ज़रूरी है, उच्चारण क्यों ज़रूरी है? अगर हम उच्चारण सही से करते हैं, तो वो सही उच्चारण भाषा में स्पष्टता लाता है, भाषा में अभिव्यक्ति को, विचारों को प्रकट करने की क्षमता को सही बनाता है। जिस व्यक्ति में बोलने की कला तो है, किंतु उसके पास प्रोनंसिएशन सही नहीं है, तो उसको भी जो है सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर शब्दों का ज्ञान कच्चा या अधूरा है, तो वो अधूरा ज्ञान जो है धोखा देता है। पेपर के समय देगा या फिर आपकी सामाजिक स्थिति के समय जरूर धोखा देगा। फिर लास्ट है कंसल्टिंग डिक्शनरी। शब्दकोश जो हमारे पास होता है डिक्शनरी, उससे हम परामर्श ले, उससे हम सलाह लेवें कि किस चीज़ को कैसे बोला जाए, समझा जाए, लिखा जाए। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण आदतें हैं, जिनको एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। सिद्धांतों के नाम दो अलग अलग हैं, किंतु ये सिद्धांत एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, आपस में समझौता रखते हैं। तो सिद्धांतों के नाम समझते हैं। पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, सहजता का सिद्धांत। सहज का मतलब क्या होता है कि आपके लिए चीज अब आसान हो चुकी है, आपने किसी चीज का प्रयोग इतनी बार कर लिया है, या उसकी हैबिट इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप उस चीज को नेचुरली बहुत अच्छे प्रकार से परफॉर्म कर पाते हो। और फिर दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा का सिद्धांत या मातृभाषा के उपयोग का सिद्धांत। मातृभाषा मतलब जो घर में हम बोलते हैं, जो हमारी मदर टंग है, घर की भाषा, उस घर की भाषा को हम सहजता से बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अच्छे से हैबिट उसकी डेवलप की है, कि जब हम मातृभाषा का उपयोग करते हैं तो हम सहज होते हैं, नेचुरल रूप से उसे बोलते हैं। जब हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे, तो हम नेचुरलनेस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बट जब हम हिंदी बोलेंगे या अपनी जो स्थानीय भाषा बोलेंगे, मदर टंग बोलेंगे, तो उसमें सहज महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है कि हम नेचुरल रूप से, सहज रूप से मातृभाषा को सीखते हैं, इसलिए वह सहजता से अभिव्यक्त की जा सकती हैं। और यही चीज़ हमें अंग्रेजी के अंदर भी करना है, कि हमें जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े मदर टंग का यूज़ करें, थोड़े से सामान्य रूप में, और ज़्यादातर यूज़ करें हम किसका किसका यूज़ करें, टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी का यूज़ करें। तो इसको पढ़ते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग और नेचुरलनेस हैं, इसके सपोर्टर, इसको मानने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? एक तो है पी गर्डनिंग और दूसरे हैं रॉबर्ट वॉल। ये दोनों कहते हैं कि मातृभाषा का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आना चाहिए सीखने के अंदर, यानी कि व्यक्ति सहज रूप से तभी सीख पाएगा जब वहाँ जुडिशली यूज किया जाए मदर टंग का, और मोस्टली यूज किया जाए टारगेट लैंग्वेज का। देखो आगे पढ़ के समझेंगे। हमारे पास है मदर टंग के बारे में दो तीन वक्तव्य, समझते हैं। मदर टंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी कि सहजता के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? वो है मदर टंग, मातृभाषा। जब हम मातृभाषा की बात करते हैं, तो मातृभाषा को हम नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं। चाहे अपने घर की बात करें, अड़ोस पड़ोस की बात करें, मित्रों के साथ बात करें, तो वहाँ हम कंफर्टेबल होकर सीखते हैं। तो मदर टंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस का एक महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बिकॉज क्यों है? मदर टंग इज लर्न फ्रॉम द नेचुरल एनवायरमेंट, कि जो मातृभाषा है वो सीखी जाती है प्राकृतिक वातावरण में। अब प्राकृतिक वातावरण क्या होता है? जो हमारे चारों ओर हैं, पैदा होने से लेकर, क्रिएटेड बाय फैमिली। ये प्राकृतिक वातावरण किससे बना होता है? परिवार से बना होता है, परिवार के सदस्यों से हैं, मैं फ्रेंड्स हमारे जो मित्र हैं उनसे हैं, और हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, इनसे। तो परिवार के सदस्यों, मित्रों, और जो हमारे नेबर्स हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, उनके द्वारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, और उसी नेचुरल इन्वायरमेंट में हम मदर टंग को, मातृभाषा को सीखते हैं। तो क्या ये चीज़ हम लागू नहीं कर सकते? कि अंग्रेजी सीखने में कर सकते हैं। अगर हमारे क्लास में, खेल के मैदान में, आते जाते समय, मार्केट में, इनमें अगर हम सब जगह अंग्रेजी का यूज़ करें,
तो क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते नेचुरल वातावरण में? सीख सकते हैं। अगला हमारे पास है द चाइल्ड ग्रोज अप, चाइल्ड बड़ा होता है विद द लैंग्वेज, जिस भाषा के साथ, एंड अक्वायर इट, और उसे ग्रहण करता है नेचुरली बाय इमिटेशन। तो मातृभाषा जो होती है वो भाषा होती है जिसमें बालक जो है विकसित होना शुरू होता है, बालक का विकास जिस भाषा के साथ शुरू होता है और जिस भाषा को प्राकृतिक रूप से बच्चा ग्रहण करता है वो भाषा आपकी मदर टंग है। और इसको इमिटेशन अनुकरण करके सीखा जाता है। क्योंकि बालक पैदा होता है तो उसे कोई भी शब्द कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं है, उसे परिवार से, अड़ोस पड़ोस से, दोस्तों के माध्यम से चीजें समझ में आती हैं और धीरे धीरे वह बोलना सीख जाता है। और वो बोलना किसे सीखता है? इमिटेशन, अनुकरण के प्रयोग करने से सीखता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मातृभाषा का प्रयोग करना है तो हम कैसे प्रयोग करें। क्या हम मोस्टली सब जगह यूज करें मातृभाषा का, हर चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़े? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, समझते हैं। मदर टंग शुड बी जुडिशियसली यूज्ड while teaching a foreign or target language like English। जब हम विदेशी भाषा को या किसी एक चयनित भाषा को जैसे अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो उस समय हमें पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो मदर टंग है उसका आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना है। जुडिशली का मतलब होता है कि हमें केवल जब आवश्यकता है किसी चीज को समझने की, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तब हम उस चीज को लिखे, अन्यथा उस चीज को हम यहाँ मदर टंग के हिसाब से नहीं सीख पाएंगे। मदर टंग हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द न्यू थिंग्स। जो मातृभाषा होती हैं वो हमें समझाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं न्यू थिंग्स को, नई नई चीज़ों को, टू द प्यूपिल्स द अर्ली स्टेट ऑफ लर्निंग। जब बालक का विकास हो रहा होता है, जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है, जिसको हम शिशु अवस्था या बाल्यावस्था कहते हैं, तो उस अर्ली स्टेट में मदर टंग हेल्प करती है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो जो बच्चा जब पढ़ने जाएगा टारगेट लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को, तो उसे डायरेक्ट फॉरेन लैंग्वेज में नहीं सिखाएंगे। क्यों? टारगेट लैंग्वेज में सिखाएंगे किंतु उस समय हम सामान्य रूप से प्रयोग करेंगे मदर टंग का। हमें मदर टंग का प्रयोग क्यों करना है? क्योंकि वो बच्चा अभी अभी आया है एक ऐसे अर्ली स्टेट से गुजरकर जो उसने मदर टंग में सीखा है, तो उसलिए उसको मदर टंग का यूज करते हुए ही टारगेट लैंग्वेज की ओर बढ़ाएंगे। अगर आप नेचुरल इन्वायरमेंट में टारगेट लैंग्वेज को सिखाना चाहते हो एज ए टीचर, तो आपको क्या करना चाहिए? तो नंबर एक ये चीज है कि क्लासरूम, प्लेग्राउंड, असेंबली और होम, बोले तो घर में, प्रार्थना सभा में, खेल के मैदान में और कक्षा कक्ष में, सब जगह टारगेट लैंग्वेज का बच्चा यूज करे, ऐसा उसको सिचुएशनल जो है कंडीशन देनी है। दूसरी बात, टारगेट लैंग्वेज को लेकर, यानी कि जिस लैंग्वेज में वो सीखना चाहता है उस लैंग्वेज को लेकर ग्रुप डिस्कशन करवाया जाए या डिबेट करवाया जाए, वाद विवाद करवाए जाए या फिर चर्चाएं करवाई जाए, ताकि बच्चे को इंग्लिश को एक्सप्रेस करने में, अभिव्यक्त करने में कोई समस्या न आए। फिर अगला है स्टोरी, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, सिचुएशन। कोई घटना उसके साथ घटी हुई है, कोई घटना उसने घटित हुई देखी है, कोई उसके साथ ऐसी चीज हुई है जो वो बताना चाहता है या किसी कहानी के बारे में वो समझाना चाहता है, तो उसको नरेशन करने का, वर्णन करने का अवसर देना चाहिए ताकि वह खुल के अभिव्यक्त कर सके टारगेट लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। अगला है कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज। जब बच्चा कुछ बोलने की बात करें, उसको अगर किसी से कुछ कहना है, आपस में बातचीत करनी है, उस समय उसके कम्युनिकेशन का जो वे है, मीडियम है, वो भी टारगेट लैंग्वेज होना चाहिए, तब जाके वह सीखेगा। ऐसा नहीं हो कि अभी मैं आधे घंटे की क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये तो आप अंग्रेजी में पढ़ें और घर बैठ के आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाए, अंग्रेजी के ऊपर ध्यान न दे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए इसके लिए सब जगह प्रैक्टिस करनी है, क्लास में भी प्रैक्टिस करनी है, असेंबली, प्लेग्राउंड, होम, घर बैठ के भी आपको प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस अ मैन कांट परफेक्ट। एक व्यक्ति बिना प्रैक्टिस के कभी परफेक्ट नहीं बन सकता है। अगला हमारे पास सिद्धांत निकल के आता है जिसका नाम है समानुपात का सिद्धांत, बोले तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। अब देखिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि सब अनुपात समान रहें। अगर हम भाषा के 4 कौशल की बात करते हैं, LSR W की, तो सभी स्किल्स पे बराबर जोर देना है, चाहे वो लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो। ऐसा नहीं हो कि लिसनिंग और स्पीकिंग तो अच्छी कर रखी है पर रीडिंग और राइटिंग नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन जो है यूज नहीं किया है।
समानुपात का सिद्धांत ये कहता है कि सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर स्किल को सीखने के लिए। तो हमने लिखा है ऑल फोर बेसिक स्किल्स, जिसको हम LSRW कहते हैं, मस्ट बी डेवलप्ड इक्वली, समान रूप से सीखी जानी चाहिए, विकसित होनी चाहिए सभी चारों स्किल्स। नो स्किल शुड बी इग्नोर्ड, किसी को इग्नोर नहीं करना है, नकारना नहीं है, सभी को बराबर रूप से पढ़ना है। ऑल फोर स्किल्स आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि चारों जो हमारे पास स्किल्स हैं वह महत्वपूर्ण हैं भाषा के सीखने के लिए। अगर हम चारों में से किसी भी एक चीज़ को छोड़ देंगे तो हम भाषा को सही प्रकार से लर्निंग जो है हमारी लैंग्वेज को लेकर वो नहीं हो पाएगी। अगला हमारे पास है द चाइल्ड मस्ट पे अटेंशन, एक बच्चे को आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए, अटेंशन करना चाहिए ऑन ईच स्किल, प्रत्येक स्किल पर। LSRW जो 4 स्किल हैं इन चारों में से प्रत्येक स्किल पर ध्यान देना है एक एक करके बच्चे को, सो देट, इसलिए ही कैन अचीव मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, ताकि ताकि जो बच्चा है उसको मास्टरी महारत हासिल हो सके भाषा के लिए या भाषा की उपलब्धियों के लिए। तो एक बच्चा उपलब्धि या महारत हासिल कर सके इसलिए उसे अटेंशन ध्यान देना है हर स्किल पर। स्किल्स तो 4 ही है हमारे पास, तो चारों पे अच्छे से ध्यान देना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अब छोटे छोटे 3-4 सिद्धांत हैं, ये समाप्त होते हैं, हमारा ये बिंदु अच्छे प्रकार से पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास अगला सिद्धांत कौन सा है। सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। अगर आपसे पूछे कि ये अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। हमने यहाँ नहीं लिखा है, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक का मतलब कि नहीं लिखा है, केवल ये मिस्टेक है, बाकी तो और चीज तो हर चीज है। स्किनर महोदय कहते हैं प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग टास्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अभ्यास करना और ड्रिल करना, अभ्यास करना और ड्रिल करना ये महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग होते हैं भाषा को सीखने के लिए। ये कौन कह रहा है? स्किनर महोदय। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल है यह मुख्य रूप से देने वाले हैं थॉर्नडाइक। और इसके अगर थॉर्नडाइक ऑप्शन में नहीं आता है तो नंबर 2 जो इसके सही माने जाएंगे वो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक कहलाएंगे स्किनर। तो स्किनर और थॉर्नडाइक ये दोनों ने अभ्यास के नियम बताए हैं। स्किनर महोदय इसको थोड़ा आगे ले जाकर ये बताते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम ड्रिल करते हैं तो वो चीजें स्थायी होती हैं। तो परमानेंट होने के लिए लर्निंग को, लैंग्वेज लर्निंग को अगर हमें परमानेंट करना है, स्थायी बनाना है भाषा को अच्छे प्रकार से, तो उसके लिए हमें अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से मतलब क्या है? रिपीटेशन करना पड़ेगा, शब्दों को बार बार दोहराना पड़ेगा, वाक्यांशों को दोहराना पड़ेगा और वाक्यों को भी दोहराना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि आपने ये जो पढ़ रहे हो आप इसे एक बार देख के छोड़ दोगे, तो एक बार देखने से आपको केवल हो सकता है 40 से 50% चीजें समझ में आए, पर हर चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? इसके अंदर महोदय क्या कह रहे हैं कि आपको लगातार अभ्यास करना है और साथ ही में ड्रिलिंग करनी है। ड्रिलिंग का मतलब भी अभ्यास होता है, पर ये अभ्यास ऐसा होता है कि हम अलग अलग पैटर्न्स का यूज करते हुए करते हैं। एक बार आप अभ्यास करो कि जैसा मैंने पढ़ाया है वही देखो, दूसरी बात आप स्वयं से अभ्यास करें, एक नया पैटर्न यूज कीजिए अपने सीखने का। तो प्रैक्टिस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो चाहे वो रिपीटेशन करो सेम चीज का या फिर अपने अलग तरीके से उसको वापस जो है आजमाइए। तो आप अपने तरीके से ड्रिल करें और मेरे तरीके से प्रैक्टिस करें, तो तब आप इस चीजों को जो मैं सिखा रहा हूं जल्दी सीखेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल होता है। आगे मैं बढ़ता हूं, प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद लाइफ, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। को रिलेशन, जब आप पढ़ते हो, जब आपको पढ़ाना है, एज ए टीचर आप पढ़ाओगे, एज ए स्टूडेंट आप पढ़ोगे, तो आपको को रिलेट करते हुए, को रिलेट का मतलब कि दैनिक जीवन से, वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ी हुई चीजों को ही समझाना है। अगर आप रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ इंसिडेंट का प्रयोग करते हुए सिखाओगे तो ही बच्चा ज्यादा सीखेगा। तो इसमें हमने लिखा है अ चाइल्ड कैन इजिली अंडरस्टैंड, एक बच्चा आसानी से सीखता है। क्या सीखता है? इफ ही कैन रिलेट, यदि वह रिलेट कर सकता है इट टू द रियल लाइफ सिचुएशन, जो उसे सीखना है अगर वो उस चीज को रिलेट कर सके, उस चीज को जोड़ सके वास्तविक जीवन की स्थितियों से, तो वो जल्दी सीखेगा। अगर उसे आप ए फॉर एप्पल सिखा रहे हो तो आप उसे एप्पल का या तो पिक्चर दिखाइए या फिर आप उसे
सामने एप्पल लेकर दिखाइए, तब वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। और अगर आप केवल बोल के हट जाओगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो रिलेट करना रियल लाइफ सिचुएशन से ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यदि कभी प्रश्न आए कि एक बच्चा है जो रिलेट करता है रियल लाइफ सिचुएशन से, तो बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो आपको समझ जाना है कि को रिलेशन वाला हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। आगे देखते हैं इसमें, इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे सिचुएशन। अंग्रेजी को ऐसे ही हमें सीखना चाहिए जो वास्तविक जिंदगी की स्थितियों से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आप बैंक में कार्य करते हैं या आप बैंक में जाते हैं, तो एक सिचुएशन है बैंक की, तो वहां हमें किस प्रकार से कौन कौन सी शब्दावली का, कौन कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस का प्रयोग करना है। दूसरा है स्कूल में कैसी अंग्रेजी यूज होती है, फिर है मार्केट में कौन सी यूज होती है, आपके कॉलेजेस में कौन सी होती हैं, और आपके जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं हिस्टोरिकल पैलेसेस वगैरह में, तो वहाँ कौन सी यूज करनी है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अंग्रेजी को प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी को सीख सकें। जैसे आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, क्रिकेटर्स को अंग्रेजी आती है, फ्लुएंटली आती है। क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस कर रखी है अंग्रेजी की। अगला है, ये जो हम जीवन से जोड़ के सीखते हैं, को रिलेट करके लाइफ से सीखते हैं, इससे क्या होता है, इट हेल्प्स, इससे सहायता मिलती है इन क्लेरिफाइंग एंड री इन्फोर्सिंग द मीनिंग। अर्थ को अच्छे प्रकार से जोड़कर और स्पष्ट रूप से सीखने में मदद मिलती है। री इन्फोर्स का मतलब होता है पुनर्बलन। किसी सीखने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए अगर हमें मोटिवेशन मिल रहा है, वो है री इन्फोर्समेंट। तो किसी अर्थ को हम तब सीखते हैं जब उस अर्थ में एक तो क्लेरिफाई होना चाहिए, और वो आपको अर्थ मोटिवेट करे सीखने के लिए। अब हम आ जाते हैं अगले सिद्धांत के ऊपर। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। ये भी थॉर्नडाइक महोदय ने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें उसको सीखने के लिए लर्निंग बाय डूइंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब अक्वायरिंग स्किल, एक किसी कौशल को ग्रहण करना, किसी चीज को ग्रहण करना, बाय डूइंग इट, तो उसे करिए। अगर कुछ सीखना है तो आपको ग्रहण करने के लिए कुछ करना होगा। कुछ करना मतलब प्रैक्टिस करना होगा। तो इफेक्टिव और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए हमें डूइंग करनी होती है, कुछ कार्य करना पड़ेगा ताकि हम एक्वायर कर सके स्किल को। आगे और अंतिम सिद्धांत पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मल्टी लाइन अप्रोच। एक ही चीज तक पहुंचने के विभिन्न तरीके। जैसे कि आपने एक मकड़ी का जाल देखा होगा, मकड़ी के जाल में सेंटर पे ऐसा गोला है और उससे इतनी शाखाएं निकली हैं कि आप उस मध्य भाग तक पहुंचने के लिए किसी भी शाखा से आ सकते हो। आपकी इच्छा है आप कहीं पे भी हो, पर आप वहीं आके पहुंचोगे। यानी एक चीज को पाने के विभिन्न तरीके हैं, मल्टी लाइन अप्रोच हैं। तो ये एक अप्रोच है कि एक नए तरीके से आपको सिखाती हैं। तो इसका मीनिंग होता है मल्टी लाइन अप्रोच का, रीचिंग द सेम टारगेट, एक निश्चित टारगेट तक फ्रॉम मेनी डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तरीकों से आप वहां पहुंचो। कि एक टारगेट आप अलग अलग तरीकों से हासिल करते हो, विभिन्न तरीकों से, तो ये मल्टी लाइन अप्रोच है। उद्देश्य तो एक ही है, प्राप्त करने का लक्ष्य भी एक है, किंतु अलग अलग चीजों से उसे वहां तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए हम कौन कौन सी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं एज ए टीचर? तो देखो, हमें सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, क्रियात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और व्यवहारिक। तो व्यवहार, संस्कृति, क्रिया और सामाजिक, इन सभी का सहारा लेकर हम बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास जितने भी सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत, वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम नया बिंदु पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रेमेडियल टीचिंग। बताओ क्या होगा? रेमेडियल टीचिंग। अभी रेमेडियल टीचिंग के अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं वो भी करेंगे, और ये रेमेडियल टीचिंग होती क्या है इसको भी समझेंगे। देखिए, रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण। यदि किसी बालक के सीखने में कमजोरी रह जाती है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए जो टीचिंग करवाते हैं उसे कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो अगला बिंदु रहेगा रेमेडियल टीचिंग के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और ये पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, जिसका नाम है डीएलएड एकेडमी बूंदी के नाम से, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।